चलिए, चैप्टर का नाम है अल्टरेशन एंड रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। पहले तो इसका मतलब समझना है कि इस पूरे चैप्टर का जो हेडिंग दिया है, चैप्टर का नाम ही है, उस नाम से ही पूरा चैप्टर का मतलब निकलता है। अल्टरेशन मतलब चेंज करना, एंड रिडक्शन मतलब कम करना, रिड्यूस करना। क्या चीज? शेयर कैपिटल। तो पहला तो ये है, कम कैसे करते हैं ये हम लोग को जानना है। सेकेंड, क्यों करते हैं। अगर हम शेयर कैपिटल का रिडक्शन करें या अल्टरेशन करें तो क्यों करें, ये हम लोग को सीखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हर कोई कंपनी जब भी फॉर्म होता है तो वो कंपनी हमेशा ये समझती है कि हमको भाई ईयर बाय ईयर प्रोग्रेस करना है, और अपने अनुसार जो भी फंड, वो चाहे इक्विटी शेयर इश्यू करके फंड को अराइज करती है, चाहे प्रेफरेंस शेयर इश्यू करके करती है, चाहे डिवेंचर्स लेके करती है, और चाहे बैंक से लोन या इंस्टीट्यूशन से लोन लेके एक कैपिटल फंड बनाती है और उस फंड को अपने बिजनेस में ऑपरेट करती है, और जिससे ईयर बाय ईयर वो प्रॉफिट गेन करती है। लेकिन हर कंपनी ऐसा नहीं होता है। कई बार कंपनी फंड इकट्ठा करती है लेकिन ईयर बाय ईयर लॉसेस होना चालू हो जाता है, और जब किसी भी कंपनी का जब नुकसान हो रहा हो तो कंपनी क्या करे, उस नुकसान को कैसे रिकवर करे, और अगर रिकवर नहीं कर सक रहे हैं और नुकसान हो जा रहा है तो एक मोमेंट ऐसा आएगा कि कंपनी ये डिसाइड करेगी कि अब हम इसको बंद कर देते हैं, क्लोज डाउन। अब आप सोचो कि जब कंपनी अगर क्लोज डाउन हो जाएगी तो किसका नुकसान होगा? शेयर होल्डर्स का। अगर कंपनी ने रियलाइज करके शेयर होल्डर्स को रिफंड नहीं किया पैसा या रिटर्न नहीं किया तो पूरा का पूरा पैसा या शेयर होल्डर को पार्टली मनी मिला, पार्टली नहीं मिला, तो सबसे ज्यादा नुकसान शेयर होल्डर को। इसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। जब कंपनी बंद होती है तो हम लोग उसको लिक्विडेशन ऑफ कंपनी बोलते हैं, और उसका भी हमारे कंपनीज एक्ट में एक प्रोसेस तरीका बनाया गया है कि कैसे एक कंपनी लिक्विडेट होती है, उसका क्या तरीका है, वो भी एक अलग से चैप्टर है, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, जो आप लोग के सिलेबस में नहीं, बट अकाउंट्स में है। हम लोगों को यहाँ पर एक कंपनी जो अच्छा चल रहा है, ग्रोथ हो रहा है, प्रॉफिट अर्न हो रहा है, और एक कंपनी जो अच्छा नहीं चल रहा है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उन दोनों के बीच का एक ये रास्ता है, दैट इज कॉल्ड अल्टरेशन एंड रिडक्शन ऑफ शेयर। ये बीच का रास्ता है। कंपनी ग्रोथ नहीं हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लेकिन कंपनी बंद भी नहीं कर रहा है। कंपनी को चलाने के लिए कोई ना कोई नया तरीका निकालना पड़ेगा ताकि कंपनी ग्रोथ करे तो शेयर होल्डर्स का नुकसान ना हो। और वो ग्रोथ कैसे करे और क्या करना चाहिए ताकि कंपनी जो है सरवाइव कर सके, वो आपको सीखना है अल्टरेशन एंड रिडक्शन ऑफ शेयर। ठीक है, इसमें दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अल्टरेशन, दैट इज अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, और सेकेंड पार्ट रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। अल्टरेशन का मतलब चेंज। क्या चेंज? शेयर कैपिटल। कौन सा शेयर कैपिटल? इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। बट व्हाई इट इज अल्टर? अल्टर क्यों? तो आप लोग जानते हो इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू कितना होता है? 10 रुपीज। ये हम लोग जानते हैं। अगर हम इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू को अल्टर करके 1 रुपी कर दें, इज इट पॉसिबल? यस, पॉसिबल। पॉसिबल मतलब हर कंपनी का फेस वैल्यू 10 होता है, बट इफ कंपनी वांट्स टू चेंज द फेस वैल्यू, प्राइस ऑफ फेस वैल्यू अकॉर्डिंग टू कंपनी दैट,
then SEBI as well as registrar allowed to alter the face value of shares. तो आप बोलोगे उस अल्टरेशन से क्या नुकसान क्या फायदा? नुकसान फायदा कुछ नहीं है, किसी का कोई नुकसान फायदा नहीं है, लेकिन एक बेनिफिट, नॉशनल बेनिफिट जिसको वो कैसे, उसके लिए आप पहले एग्जांपल से समझो। मान लीजिए ए लिमिटेड एक कंपनी है, अच्छा करता है, तो फिर वो कहाँ है हथियार? ए लिमिटेड ने इशू किया है 1 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 each एंड मार्केट प्राइस मीन्स हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे जो स्टॉक एक्सचेंज, उसका मार्केट में प्राइस है 30 रुपीज। एग्जाम्पल देता हूं। Now company wants to change the face value, price of face value, that is alter the face value of shares. Company wants to change 10 lakh shares at the rate of 1 each. That is called alteration. अगर देखें तो दोनों का वैल्यू सेम है, 1 लाख इंटू 10 लाख एंड 10 लाख इंटू 1 10 लाख। The value of share is remain same. तो एक तरफ प्राइस फेस वैल्यू रिड्यूस टू 1 और दूसरी तरफ क्वांटिटी ऑफ शेयर इंक्रीजेस। जितना प्राइस रिड्यूस हुआ है उसी प्रोपोर्शन में क्वांटिटी बढ़ा दिया। 10 रुपए का 1 रुपया कर दिया, 10 टाइम्स कम, तो उधर 1 लाख शेयर्स का 10 लाख शेयर्स। मतलब ये क्या हुआ, अगर आपके पास इस कंपनी का 1000 शेयर्स है ऑलरेडी, अगर आपके पास 1000 शेयर्स ऑलरेडी है, जब आपने लिया था तब उसका फेस वैल्यू 10 था। अब कंपनी इस 10 रुपए का शेयर को अगर 1 रुपया कर देगी तो आपका क्वांटिटी ऑफ शेयर हो जाएगा 10,000। तो आपके पास जितना क्वांटिटी ऑफ शेयर है उतना कंपनी ले लेगी, उसके बजाय आपको नया शेयर देगी फेस वैल्यू 1 रुपीज के साथ। इससे आपका क्या नुकसान हुआ? बोले कोई नुकसान नहीं, लेकिन अब आपका शेयर का फेस वैल्यू 1 रुपया हो जाएगा। ये नुकसान कि जब कंपनी बंद हो जाएगी तो आपको जब रिटर्न मिलेगा तो 1 रुपया फेस वैल्यू के अनुसार माना जाएगा। दूसरी तरफ जैसे ही यहाँ पर अल्टरेशन होगा 10 टाइम, मार्केट में उस प्राइस, उसका प्राइस 10 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। हाँ, आप बोलोगे फिर क्या फायदा हुआ, यहाँ भी कम हो गया? तो इससे कम होने से फर्क ये है कि और माने शेयर होल्डर्स जो है, इन्वेस्टर और बढ़ जाएंगे प्राइस कम हो जाने से, ज्यादा क्वांटिटी ऑफ ट्रेड होना चालू हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड जो है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए कभी कभी कंपनी अपने प्राइस को अल्टर भी करती है। अच्छा, कम ही करती, ज्यादा नहीं करती, 10 रुपए से कम ही करती, जैसे 5 रुपया भी कर सकती है, ज्यादातर 5 रुपया या 1 रुपया ऐसा प्राइस। तो इसको बोलते हैं अल्टरेशन, बट इससे हमारा और कोई इफेक्ट नहीं होता है। हाँ, हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जब पास करते हैं एंट्री, तो उसमें अकाउंटिंग एंट्री हमको पास करना पड़ेगा फॉर अल्टरेशन ऑफ शेयर्स। और उसका एंट्री क्या होता है,
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एंट्री कुछ लिखने का दरकार भी नहीं है। इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जो पुराना फेस वैल्यू है 10 रुपीज वाला वो डेबिट करेंगे और जो नया फेस वैल्यू वाला है वो क्रेडिट करेंगे, बट अमाउंट तो दोनों में क्या रहेगा? तो कई बार कंपनी इस तरह से अल्टर भी under section 94, 95, 97 of Companies Act, alteration of share capital by a company, approval of the code is not required for such alteration। आपको कोर्ट से अप्रूवल कराने का जरूरत नहीं है अल्टरेशन के लिए। Authorized by the article and if it is fulfilled certain legal formalities, company limited by share can alter its share capital in any one of the following ways। ये है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये एंट्री आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन केस ऑफ अल्टरेशन। बाकी आपको ये एंट्री और ये एंट्री का जरूरत नहीं, ठीक है ना। वैसे यहाँ पर हमने दे दिया है शेयर कैपिटल 10 रुपीज टू शेयर कैपिटल 100। ये क्या हुआ? स्मॉलर से लार्जर हो गया। जैसे आपने पूछा था ना कि भाई बढ़ा नहीं सकते, वैसे जनरल होता नहीं, बढ़ता नहीं, फिर भी अगर बढ़ेगा तो भी आपका एंट्री वही का वही रहेगा। सिर्फ क्वांटिटी ऑफ शेयर्स क्या होगा? चेंज हो जाएगा। और अगर जो ज्यादा से कम होगा तो भी एंट्री वही होगा। एंट्रीज रिमेन सेम, सिर्फ आपका क्वांटिटी ऑफ शेयर चेंज होगा। ठीक है, ये था हम लोग का फर्स्ट अल्टरेशन ऑफ शेयर। सेम रहेगा, लेकिन वो क्वांटिटी जो पहले था वो वाला को डेबिट करेंगे और जो बाद में क्वांटिटी चेंज किया उसको क्रेडिट करेंगे। और नेक्स्ट वाले में उसको सेम तो क्वांटिटी तो आप वहां पर लिखते नहीं हो, वहां तो वैल्यू लिखते हो। वैल्यू तो सेम रहेगा, खाली नरेशन में आप जब लिखोगे तब लिखोगे कि पुराना जितना क्वांटिटी था वो अल्टर होके नया क्वांटिटी में। पुराना क्वांटिटी एट द रेट ऑफ जो रेट रहेगा कन्वर्टेड टू न्यू क्वांटिटी एट द रेट ऑफ न्यू रेट। ना अब हम लोग चलते हैं रिडक्शन का। रिडक्शन का मतलब है अपने शेयर कैपिटल को रिड्यूस्ड करना। आप शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना मतलब क्या हुआ? प्राइस ऑफ शेयर इज रिड्यूस्ड। प्राइस, तो प्राइस ऑफ शेयर आप रिड्यूस कर दोगे तो किसका नुकसान होगा? शेयर होल्डर्स का। बट कंपनी बोलती है ये हम क्यों कर रहे हैं? हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि कंपनी ऑलरेडी लॉसेस नुकसान कर रही है और एक समय आएगा कि कंपनी को बंद करना पड़ेगा, और जब कंपनी बंद कर देगी तो शेयरहोल्डर्स का तो पूरा ही नुकसान है। तो उसके बजाय कंपनी ये बोलती है शेयरहोल्डर्स को कि आप अभी थोड़ा नुकसान बियर कर लो और हम लोग कोशिश करेंगे कंपनी को सरवाइव करने के लिए, ताकि बाद में आपको उसका फायदा मिल सके। तो सिर्फ शेयरहोल्डर्स का ही जिम्मेदारी नहीं है, जितने भी लायबिलिटी होल्डर हैं। लायबिलिटी होल्डर कौन है? लायबिलिटी होल्डर से इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, डिवेंचर, लैंडर जो लोन देते हैं, क्रेडिटर्स, टैक्स, डिविडेंड, ये जितने भी लायबिलिटीज है कंपनी के, इन सबको कंपनी चाहे तो रिड्यूस कर सकती है, बट रिड्यूस अपनी इच्छा से नहीं कर सकती। कंपनी को शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग करना होगा, कंपनी को
कोर्ट के साथ मीटिंग करना पड़ेगा, एक रेजुलेशन पास करवाना पड़ेगा, उस रेजुलेशन पास करवाने के बाद ही आप रिडक्शन कर, और वो रेजुलेशन में जो जो स्कीम लिखा रहेगा कि क्या क्या चीज को रिड्यूस करना है और कितना करना है, उतना आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो आप सोचो कि अगर लायबिलिटी रिड्यूस होता है तो कंपनी को फायदा है, लायबिलिटी रिड्यूस होता है तो कंपनी को फायदा है। कंपनी ये बोलती है कि इक्विटी शेयरहोल्डर्स को कि आपका जो प्राइस 10 रुपया है, आपने 10 रुपया दे दिया कंपनी को, बट कंपनी बोलती है कि अब आपका पेड अप वैल्यू 5 रुपया मानेंगे, 5 रुपया आपका रिडक्शन हो गया, खत्म। आपने दिया बट मानेंगे कि वो आपने नहीं दिया। तो शेयरहोल्डर्स बोलेंगे भाई ठीक है 5 रुपया का तो नुकसान हुआ, बट कंपनी सर्वाइव करेगी तो बाद में हमको प्रॉफिट के तौर पर, डिविडेंड के तौर पर मिलता रहेगा। प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स का 100 रुपया दाम है, कंपनी ने कहा भाई 50 रुपया आप रिडक्शन कर दो, माफ कर दो, बाकी 50 रुपया आपका पेडअप मानेंगे। अगर वो एग्री हो जाती है तो वो नुकसान, वो कंपनी का क्या फायदा है ना, क्योंकि लायबिलिटी होल्डर अपना लायबिलिटी को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। बट कंपनी किसी फायदे के लिए काम नहीं कर रही है, कंपनी बोलती है ये जितना आप मेरे को बेनिफिट दोगे लायबिलिटी होल्डर, वो जो हमारे कंपनी का ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉसेस पहले से हो रहा है, उन लॉसेस से हम एडजस्ट करें। क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत सारे कंपनीज में फिक्स एसेट्स बुक्स में वैल्यू बहुत है, लेकिन एक्चुअल में वो इतना रिड्यूस हो गया है वैल्यू कि नया टेक्नोलॉजी आ गया मार्केट में, तो मशीन तो ऑब्सोलेट हो गया। अब ऑब्सोलेट हो गया, लेकिन हमारे बुक्स में तो उसका वैल्यू एक्चुअल दिखा रखा है, सिर्फ डेप्रिसिएशन लेस किया गया। तो उस कारण से क्या हुआ कि कंपनी का बुक्स में ओवर वैल्यूड है एसेट्स, बट उसका एक्चुअल वैल्यू बहुत कम है। तो कंपनी चाहती है कि अब हम उसको एक्चुअल वैल्यू में करें, तो जितना मेरा ओवर वैल्यूड है फिक्स एसेट्स, उस ओवर वैल्यूड को हम लायबिलिटी होल्डर के रिडक्शन से एडजस्ट कर देंगे, ताकि मेरा बैलेंस शीट जो है वो एक्चुअल प्राइस पर, मतलब एक तरह से ये समझे एक जनरल सेंस में कि बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स लायबिलिटीज में हवा होती है, उस हवा को क्या कर देना है, निकाल के उसको एक्चुअल एयर में लाना। तो वो तभी होगा जब लायबिलिटी होल्डर एग्री, और लायबिलिटी होल्डर एग्री तभी होंगे जब कंपनी के साथ लायबिलिटी होल्डर का और कंपनी के साथ कोर्ट का, इन सब का आपस में एक रेजुलेशन पास होगा, एक स्कीम बनेगा कि कौन सा लायबिलिटीज कितना रिड्यूस होगा, कौन सा एसेट्स कितना, और वो रिडक्शन का ही अकाउंटिंग एंट्री आपको पास करना है, और आफ्टर रिडक्शन आपको एक फ्रेश ओपनिंग बैलेंस शीट बना के दिखाना है आफ्टर रिडक्शन। बस इसमें अकाउंटिंग जर्नल है एंड बैलेंस शीट, जनरली लेजर इसमें बनाने होता है। रिडक्शन भी है ना, अल्टरेशन का भी इसी में आ नहीं, जाएगा। अल्टरेशन इसी में आ जाएगा, अल्टरेशन और कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहां पर देखें, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कैन बी गिवन इफेक्ट बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वे। क्या क्या रिडक्शन कर सकता है, रिड्यूसिंग द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स फॉर अनकॉल्ड कैपिटल, मतलब जो अभी कैपिटल हमने कॉल्ड अप नहीं किया शेयर होल्डर से, वो भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड, राइटिंग और कैंसिलेशन एनी पेड अप कैपिटल, हम शेयर होल्डर को बोल दिए भाई आपका 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपया कर देंगे, 8 रुपए रिड्यूस कर देंगे, तो पेड अप शेयर कैपिटल क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। बाय पेइंग ऑफ कैपिटल विच इज ग्रेटर देन रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, जितना कंपनी को जरूरत है पैसा का, उससे ज्यादा पैसा का कंपनी के पास आ जाए शेयर होल्डर से, तो शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, कंपनी क्या करेगी, शेयर होल्डर्स को रिफंड करेगी। मतलब दीज आर द रीजन जहां पर हमको रिडक्शंस
बट मेन फीचर्स उसका आगे। तो चलिए इसके लिए हम आपको एक काम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रायोरिटी दिखा देते हैं और लिखवा देते हैं। बोलो, परेशान कर रहा है बच्चा? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। आपको स्टेप बाय स्टेप रिडक्शन स्कीम जानना है। स्कीम का मतलब यह है कि वो जो शेयर होल्डर्स, कोर्ट एंड कंपनी के द्वारा एक स्कीम बनाया जाएगा। दिस इज कॉल्ड रिडक्शन स्कीम। और वो स्कीम का आपके लिए मतलब क्वेश्चन पेपर में जो पॉइंट्स दिए रहेंगे कि क्या क्या चीज कितना चेंज होना चाहिए, वही स्कीम है। सिंपल। तो क्या क्या चीज पर स्कीम बनाया जा सकता है, उसका प्रायोरिटी हम आपको दे रहे हैं कि जब भी कोई भी सम्स आप वर्क करो तो आप इस प्रायोरिटी वाइज चलोगे। सवाल चाहे जैसा भी दिया है, आप इस प्रायोरिटी वाइज चलोगे तो आपको बहुत आसान रहेगा। जैसे सबसे पहले आप शेयर कैपिटल पर स्कीम देखोगे, और शेयर कैपिटल में दो तरह का शेयर कैपिटल है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। एक दिन आया था, गुड इवनिंग में नहीं बोला गया, चलेगा एंड कर देते हैं। और क्या करेंगे, बेटा का रन करके फायदा क्या होगा? हाँ, वही आता है, बस दिखता है वो हमेशा आके ये देखना चाहता है कि भैया का फोटो दिखा कि नहीं, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चला गया। उसको मालूम नहीं कि फोटो नहीं दिखेगा मेरा। वो एक दिन से बोल रहे हैं जो हमसे अटेंडेंस के लिए आए थे, तो सबसे पहले हम लोग शेयर कैपिटल पर ध्यान देंगे। नहीं आप पता है सर इसमें तो जो अमाउंट है वही तो आ सकता है। हेलो, हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो बोलो। ठीक है, और सुनाओ। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तो हाँ हाँ हाँ, तो आप ऐसा करो ना, फिर वो मैं तो अभी क्लास ले रहा हूँ, मैं 5:30 6 बजे फ्री हो जाऊंगा, तो उस समय मिल लो चाहे 6 बजे। अगर आज तो देखो विसर्जन वगैरह है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मतलब नहीं भी रह सके, सुबह मिलेंगे, सुबह 8:30 9 बजे से मिलता हूँ। हाँ 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 हाँ, ओके, ठीक है, ओके 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 ओके, हाँ 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 हाँ, वहीं पर ही मेरा वो सेंटर है। हाँ, ठीक है, ओके ओके। हाँ, सेकेंड, नॉन करेंट लायबिलिटीज। सेकेंड आपको ध्यान रखना है नॉन करेंट लायबिलिटीज, जिस पर हम लोग बोलते हैं क्या, डिवेंचर। खास करके डिवेंचर्स के ऊपर रिडक्शन स्कीम जानना है। डिवेंचर्स मतलब कि आपको स्कीम के ऊपर ये प्रायोरिटी जो हम दे रहे हैं वो स्कीम वाइज बता रहे हैं कि स्कीम में कहीं भी आगे पीछे दिया जाएगा, बट आप लायबिलिटी साइड से स्टार्ट कीजिएगा, तो फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम शेयर कैपिटल की शेयर कैपिटल क्या स्कीम है और उसका अकाउंटिंग एंट्री हम आपको अभी यहाँ बताएंगे, इसी स्कीम का, इसी रिडक्शन माने प्रायोरिटी वाइज। ठीक है। तीसरा, रिजर्व एंड सरप्लस।
वैसे तो ये रिडक्शन स्कीम तभी अप्लाइड होता है जब कंपनी का ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉसेस होता है, लॉस, और लॉस हमारे रिजर्व एंड सरप्लस में नेगेटिव दिखाया है, ध्यान रखिएगा। नेगेटिव दिखाने का मतलब हम क्या समझते हैं, बट कभी कभी कंपनी लॉस तो दिखा रही है, लॉस के साथ साथ दूसरे साइड में जनरल रिजर्व बैलेंस भी दिखा रही है, ऐसा भी होता है। मतलब एक तरफ कंपनी बोलती है मेरा नुकसान हो रहा है, और दूसरी तरफ कंपनी ये भी दिखा रही है बैलेंस शीट में कि मेरे पास रिजर्व बैलेंस है। हाउ इज इट पॉसिबल? मतलब आप बाजार में ये बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है और आपको खजाना पड़ा है, ऐसा हो सकता है क्या? क्या आप बोल सकोगे जब आपके पास पैसा है तो आप किसी को ये बोलोगे मेरे पास नहीं है, नहीं है? तो यहां पर हम इसके ऊपर भी रिडक्शन स्कीम समझेंगे। वैसे इसके ऊपर कोई रिडक्शन स्कीम बनता नहीं है, रिजर्व बाय डिफॉल्ट ये ट्रांसफर कर दिया जाता है। कहां पर ट्रांसफर कर देते हैं इसको? ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। वैसे ये रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में आपको ध्यान रखना है कि जो भी चीज आप रिड्यूस करोगे वो ऑलवेज ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। और रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। इट मीन्स आप यहाँ रिडक्शन जो कर रहे हो, चाहे लायबिलिटी चाहे एसेट्स, तो जितना भी रिड्यूस करोगे ना, तो रिड्यूस वैल्यू को हम किस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे? तो उसी के लिए हमने कहा कि रिजर्व एंड सरप्लस आपको स्कीम में देगा नहीं कि क्या करना है। बाय डिफॉल्ट ऑलवेज रिजर्व एंड सरप्लस ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन, ठीक है। बाकी शेयर कैपिटल और नॉन करेंट लायबिलिटीज के लिए जो स्कीम देगा एज पर स्कीम इट इज ट्रांसफर टू रिडक्शन अकाउंट, एज पर स्कीम। चौथा करेंट लायबिलिटी। और उस करंट लायबिलिटीज में जैसे ट्रेड पेबल होता है, गवर्नमेंट का टैक्सेस होता है, उन सब का रिडक्शन स्कीम जानना है और उसके अनुसार उसका अकाउंटिंग एंट्री, वो एंट्री अब हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग शेयर कैपिटल का एंट्री जानते हैं कि शेयर कैपिटल को अगर रिड्यूस करेंगे उसका अकाउंटिंग एंट्री क्या होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ये एंट्री हमारा इक्विटी शेयर। ठीक है, अब यहां पर है ये एंट्री क्या इफेक्ट देता है। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर कंपनी के पास 1 लाख शेयर इशू किया था at the rate of 10 each. Now, as per reduction scheme sanctioned by court and shareholders approved, 1 lakh shares at the rate of 5 each, 5 रुपया रिड्यूस कर दिया। तो आप ये एंट्री में अमाउंट कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले कितना वैल्यू का इक्विटी शेयर था? 10 लाख का था, 1 लाख इंटू 10। अब वो कितने का बन गया? तो इक्विटी शेयर में 5 लाख लिखेंगे। कितना रिडक्शन हो गया? तो रिडक्शन में 5 लाख।
ठीक है। सेकेंड है प्रेफरेंस शेयर। अगर प्रेफरेंस शेयर रीडिंग होगा तो क्या देंगे? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। ठीक है। आप बोलोगे ये एंट्री तो ऊपर वाला एंट्री से मैच करता है, लेकिन हम आपको बताते हैं क्या है। मान लीजिए 12% प्रेफरेंस शेयर था जब कंपनी ने इशू किया, ठीक है, और कंपनी ने 10,000 प्रेफरेंस शेयर इशू किया एट द रेट ऑफ 100 each। कितना हो जाएगा 10,000 इंटू 100? 10 लाख, 10 लाख हो गया ना। कंपनी वांट टू रिड्यूस, क्या रिड्यूस? कंपनी ने कहा कम शेयर उतना ही जाएगा 10,000, बट अब 75 ईच हो जाएगा, 25 रुपया रिड्यूस हो जाएगा। तो आप क्या एंट्री पास करोगे? अगर सिर्फ ये बोले कि मेरा प्रेफरेंस शेयर 12% का 12% ही है, ओनली द प्राइस इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 100 to 75, तो फिर आप ये एंट्री नहीं पास करोगे। तब आप करोगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। मतलब जब प्राइस चेंजेस होगा तो आपका एंट्री होगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। कितना लिखेंगे अमाउंट? 10,000 शेयर, कितना रिड्यूस हुआ? 25, तो 10,000 into 25, that is 2,50,000। लेकिन अगर कंपनी का स्कीम ये है कि प्रेफरेंस शेयर्स को बोला गया कि आपका 100 रुपीज का प्रेफरेंस शेयर 75 हो जाएगा, लेकिन परसेंटेज ऑफ प्रेफरेंस शेयर 12% है, अब वो 10%, परसेंटेज भी चेंज हो गया 12 से 10, तो मतलब मेरा नया प्रेफरेंस शेयर का क्या रेट हुआ? 10%। तो हम जब आफ्टर रिडक्शन बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें अब 12% तो लिख नहीं सकते, 10% लिखना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर 12% प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर टू कैपिटल। तब हम लोग यहाँ पर 7,50,000 10% में लिखेंगे एंड 2,50,000 रिडक्शन। एंट्री आपको याद नहीं रखना है, एंट्री आप खुद बना सकते हो, सिर्फ थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है कि पहले वाला जो इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर उनको डेबिट कर देंगे और नया वाला इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर क्रेडिट कर देंगे, और जो रिडक्शन में जा रहा है उसको रिडक्शन क्रेडिट कर देंगे। हाँ, 12% प्रेफरेंस शेयर था पहले से, तो कंपनी ने कहा 12% प्रेफरेंस शेयर को कि भाई आप तुम्हारा 10% प्रेफरेंस शेयर हम कर देंगे और 75 ईच कर देंगे, तो 25 रुपया रिडक्शन हो गया। तो हमने कैपिटल रिडक्शन में 10,000 into 25 2.5 लाख रुपए दिखा दिया, या 2.5 लाख है, ठीक है, और 75 हमने दिखा दिया 10% प्रेफरेंस शेयर 7,50,000। तो आपको अगर सिर्फ रिडक्शन करने बोल रहा है, नया प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर रहा है, तो आप ये इनके पास कीजिए, और अगर प्रेफरेंस शेयर का परसेंटेज चेंज करके नया प्रेफरेंस शेयर दे रहा है तो आप लेट
साइड वाले की बात समझ आए? हाँ, ये सिर्फ ओनली रिडक्शन और ये रिडक्शन विद चेंज इन प्रेफरेंस शेयर। परसेंटेज समझो या चेंज इन प्रेफरेंस शेयर। थर्ड वन रिजर्व एंड सरप्लस। एक जीआर अगर जनरल रिजर्व है, नॉट ओनली द जनरल रिजर्व, एनी टाइप्स ऑफ रिजर्व सोन इन रिजर्व, तो उस रिजर्व को हम लोग डेबिट कर लेंगे, दैट इज रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। ठीक है, और अगर लॉस है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। इन केस ऑफ लॉस आप बोलोगे प्रॉफिट रहेगा तो क्या इसका उल्टा एंट्री पास कर देंगे? हाँ, प्रॉफिट रहने से ये रिडक्शन ही क्यों होगा? इसलिए आपको लॉस तो दिखेगा ही दिखेगा, मस्ट है, इसलिए लॉस को हम लोग कैपिटल अकाउंट में कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर देंगे। अगर रिजर्व बैलेंस भी है तो वो रिजर्व कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, तो रिजर्व को हम कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर, ठीक है। डिवेंचर डिवेंचर इज द मोस्ट वाइटल। क्यों वाइटल है? हम लोग लोन लिए पब्लिक से और कंपनी लोन लेने के बाद नुकसान हो गया, तो डिवेंचर होल्डर्स को सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ता है कि हमने एक तो लोन दिया, सोचा कि इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट भी नहीं मिला है, ऊपर से मेरा जो पैसा है वो भी डूब रहा है। बट स्कीम बनाते हैं इसलिए कि भाई उन लोग को भी कुछ फायदा कहीं ना कहीं किया जाए, तो डिवेंचर्स का भी स्कीम वैसे ही रहेगा, रिड्यूस का रहेगा। तो आपको करना क्या है, डिवेंचर में तो आप जानते हो परसेंटेज रहता ही है, तो पहले जो डिवेंचर है उसको आप डेबिट कर दीजिएगा। अगर हम उसको नया डिवेंचर इश्यू कर रहे हैं तो क्रेडिट कर देंगे जिस वैल्यू का, और बाकी वैल्यू को हम कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, जस्ट लाइक प्रेफरेंस शेयर की तरह। प्रेफरेंस शेयर में तो यही चीज बताया हमने, सेम यही चीज यहाँ पर भी होगा। अगर आपके पास नया डिवेंचर इश्यू कर रहा है, पहले का 10% डिवेंचर था, अब बोलता है 8% इश्यू करेंगे, 8% दिखा देंगे, बाकी रिडक्शन में देंगे। और अगर बोलता है कि नहीं डिवेंचर का परसेंटेज चेंज नहीं कर रहा है, सेम परसेंटेज रख रहा है, बट उसका प्राइस क्या हो रहा है, रिड्यूस कर दे रहा है, तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, जैसे प्रेफरेंस शेयर में किया वैसे। लेकिन कभी कभी कंपनी बोलती है डिवेंचर होल्डर को कि भाई आप जो डिवेंचर इशू हुआ है कंपनी का, उस डिवेंचर के बदले हम आपको इक्विटी शेयर दे देते हैं। इस डिवेंचर के बदले हम आपको प्रेफरेंस शेयर दे देते हैं। और जितना रिड्यूस करेंगे वो रिडक्शन अकाउंट में चला जाएगा। मान लीजिए 12% डिवेंचर था,
1,00,000 का, वैल्यू 1,00,000। कंपनी ने कहा कि आपका 1,00,000 का डिवेंचर्स को हम रिड्यूस कर देंगे 25,000, मतलब 75,000 का डिवेंचर है, बट 75,000 का डिवेंचर अब नहीं रखेंगे। उस 75,000 में से 50,000 का हम इक्विटी शेयर दे देंगे, 25 का हम प्रेफरेंस शेयर दे देंगे। तो इक्विटी शेयर में हम कितना दिखाएंगे यहाँ पर 50, प्रेफरेंस शेयर में कितने दिखाएंगे 25 और रिडक्शन में कितना दिखाएंगे। बाकी आपको स्कीम घुमा फिरा सकता है, जैसे बोल दिया है एक डिवेंचर के बदले में 2 इक्विटी देंगे, 3 प्रेफरेंस शेयर देंगे, ऐसा भी तो बोल सकता है ना, एक्सचेंज रेशियो। तो वो आपको प्रोपोर्शनली एज पर स्कीम पढ़ के समझ के करना है कि कितना इक्विटी दे रहा है, कितना प्रेफरेंस शेयर दे रहा है और कितना रिडक्शन में जा रहा है, वो स्कीम के ऊपर है। बट स्कीम का एंट्री जो है वो हमने आपको बताया, जैसा स्कीम वैसा अकाउंटिंग एंट्री बनाना पड़ेगा। तब सिर्फ ये एक ही एंट्री पास करना है, अगर प्रेफरेंस शेयर देता है या फिर इक्विटी, तो ऊपर वाला नहीं पास करना है। नहीं, फिर आपको दोनों में से कोई एक ही देगा ना, अलग अलग स्कीम रहेगा। हो सकता है कि आपका टोटल डिवेंचर में 50% डिवेंचर ऊपर वाला स्कीम दे दिया, 50% नीचे दे दिया, कुछ भी तो दे सकता है। तो स्कीम पढ़ के समझना है। बट एक चीज है कि पहले जो एग्जिस्टिंग आपके पास जो डिवेंचर है उनको ऑलवेज डेबिट करना है, और नया में जो बोला जाएगा उसको आप क्रेडिट करें। ओके, डिवेंचर्स हो गया। लायबिलिटीज, इसमें बहुत अच्छी पार्टनरशिप होगी, इक्वल और
लोग बोल रहे हैं तुम भी वही काम कर रहे हो, तुम भी बोल ही रहे हो, तो यहाँ पे झगड़ा शुरू होगा कि यहाँ पे दंगल भी होगा। देखिए लायबिलिटीज, लायबिलिटीज में खास करके ट्रेड पेबल जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर्स, और जब भी क्रेडिटर्स रिड्यूस होगा तो हम लोग का एंट्री होगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। ओके, अगर क्रेडिटर्स के अलावा प्रोविजन फॉर टैक्स, अगर लायबिलिटी में लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स, इट मींस कंपनी को पे करना है टैक्स, और गवर्नमेंट ने टैक्स रिड्यूस कर दिया तो आपका एंट्री हो जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। ओके, इसी तरह से और भी कोई भी तरह का लायबिलिटीज होगा जो रिड्यूस कर देंगे तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, सिंपल। ये हमारे लायबिलिटी का बात। अब बात आएगा एसेट्स रिड्यूस होगा, उसमें सबसे पहले इनटेंजिबल का बात करें जिसमें आता है गुडविल, और आपको मालूम होगा कि जब कंपनी लॉसेस में है तो क्या उनका गुडविल होगा, बट बैलेंस शीट में तो गुडविल पहले से दिखा रखा है तो उस गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे, दैट इज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल। वो सब कभी देता ही नहीं है। खास करके आपको इस पर फोकस रखना है गुडविल का, जो आपको स्कीम में बोलेगा नहीं, बट आपको ये गुडविल को राइट ऑफ खत्म करना पड़ेगा। इसके अलावा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट तो जो एसेट्स रिड्यूस होगा उनका नाम और वैल्यू लिखेंगे, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग अगर रिड्यूस हुआ टू लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हुआ टू प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर रिड्यूस हुआ फर्नीचर, डेटर्स रिड्यूस हुआ टू डेटर्स, स्टॉक रिड्यूस हुआ टू स्टॉक, क्योंकि वहां पर सेपरेटली आपको एसेट्स में एक साथ ही या तो फिक्स्ड और करंट एसेट्स है, तो आप दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए एंट्री को, फिक्स्ड एसेट्स का एक एंट्री पास कर लीजिए, करंट एसेट्स का एक एंट्री पास कर, बट करना एंट्री तो यही है कैपिटल रिडक्शन टू एसेट्स, ठीक है। दिया हुआ स्कीम दिया रहेगा कि कौन सा एसेट्स कितना रिड्यूस होगा, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में दिया हुआ है 2 लाख और नीचे लिख दिया है बैलेंस शीट रिड्यूस टू 150, रिड्यूस टू 150 तो 50,000 कम हो गया, 50,000 दिखा दें, जैसे रिवैल्यूएशन करते हैं ना तो जितना रिड्यूस होगा उतना दिखा देंगे। फिक्टिटियस एसेट्स, अगर किसी भी तरह का फिक्टिटियस एसेट्स होगा तो उसको भी हम लोग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे।
तो इस तरह से हम लोग ने एसेट्स और लायबिलिटीज को रिड्यूस कर दिया। बट हो सकता है कि आपने लायबिलिटीज जितना रिड्यूस किया एसेट्स भी उतना रिड्यूस हो गया, बराबर, देन ओके। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आप लायबिलिटी ज्यादा रिड्यूस कर दिए हो और एसेट्स कम रिड्यूस हुआ, बराबर बैलेंस ना हो, ऊपर नीचे हो जाए, तो वो डिफरेंस को हम लोग गुडविल या कैपिटल लिख सकते हैं। दैट इज डिफरेंस इन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट या डिफरेंस इन कैपिटल रिडक्शन रिप्रेजेंट गुडविल और कैपिटल रिजर्व। कब गुडविल राइज होगा और कब कैपिटल रिजर्व। एक कैपिटल रिड्यूस excess in liability, then capital reserve created। लायबिलिटी ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा तो डिफरेंस को हम लोग कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। और इफ कैपिटल रिड्यूस एक्सेस इन एसेट्स देन कैपिटल गुडविल क्रिएटेड। वैसे ही हमने स्टेटमेंट लिखवा दिया है, बट आप जब लेजर अकाउंट बनाओगे तो वहां पर अपने आप समझ में आ जाएगा कि गुडविल होगा कि कैपिटल। अकाउंटिंग एंट्री है, गुडविल होगा तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, सॉरी कैपिटल रिडक्शन। और कैपिटल रिजर्व होगा तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। और भी छोटे छोटे नए नए टाइप के स्कीम मिलेंगे, जिसका अकॉर्डिंग टू स्कीम जब मिलेगा उसका अकाउंटिंग स्कीम। यहाँ तक नोट कर लिए। अब आपके नोट्स में अगर देखें, ये है रिड्यूसिंग द पेड अप पोर्शन ऑफ कैपिटल विदाउट चेंजिंग द फेस वैल्यू, जो हमने इनकी बता दिया है। यहाँ से देख सकते हैं एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। इफ एसेट्स इंक्रीजेस, ऐसा जरूरी नहीं कि रिड्यूस होगा, बढ़ भी तो सकता है, तो रिवर्स एंट्री पास कर देंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। हाँ, एक है ये नोट जो हम आपको समझा देते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ एरियर प्रेजेंट। चलिए इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ एरियर प्रेफरेंस डिविडेंड। मान लीजिए एक कंपनी है और उस कंपनी ने ऑलरेडी 12% प्रेफरेंस शेयर इशू करा,
1000 at the rate of 1 लाख। और ये कंपनी एवरी ईयर कितना डिविडेंड देगी? 12% ऑफ 1 लाख, 12,000 पे करेगी। मान लीजिए लास्ट 3 ईयर से कंपनी डिविडेंड नहीं देगी बिकॉज देयर इज ए लॉस, कंपनी का लॉस चल रहा है और कंपनी लॉस के कारण अपने प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे रही लास्ट 3 ईयर। ठीक है, इसका मतलब है 12,000 करके 3 साल से डिविडेंड नहीं दिया, टोटल कितना? अगर 36,000 का डिविडेंड एरियर है तो जिस साल स्कीम बनेगा रिडक्शन का, कोर्ट एंड शेयरहोल्डर्स के सामने ये बताया जाएगा। तो क्या ये 36,000 का एरियर डिविडेंड कंपनी ने लायबिलिटी साइड में दिखा रखा है क्या? मतलब एक होता है लायबिलिटी साइड में ऑलरेडी शो कर रहा है, क्या बोल के? एरियर प्रेफरेंस डिविडेंड शो कर रहा है बैलेंस शीट में, लास्ट बैलेंस शीट जब रिडक्शन स्कीम बना। अगर लायबिलिटी में, ध्यान से समझिएगा, लायबिलिटीज में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में अगर 36,000 शो कर रहा है एरियर प्रेफरेंस डिविडेंड, इट मींस कंपनी ने हर साल अपने प्रॉफिट में इस डिविडेंड को एडजस्ट कर दिया, पेमेंट नहीं किया। मतलब कंपनी ने हर साल क्या एंट्री पास किया होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू प्रेफरेंस डिविडेंड। क्योंकि बैलेंस शीट के लायबिलिटी में शो करने का मतलब कंपनी ने एंड ऑफ द ईयर अकाउंटिंग एंट्री पास किया, बट पेमेंट नहीं किया, उसने ये एंट्री पास नहीं किया, प्रेफरेंस डिविडेंड टू बैंक। अगर ये एंट्री पास कर देता तो प्रेफरेंस डिविडेंड क्या होता? कैंसिल हो जाता, प्रॉफिट से पैसा रिड्यूस हो गया और बैंक से पैसा रिड्यूस हो गया। तब ये मानते हैं कंपनी ने ड्यू एंट्री पास किया और उसके बाद पेड कर दिया। लेकिन कंपनी अगर ये एंट्री पास नहीं की है तो कंपनी का यहां पर क्रेडिट है प्रेफरेंस डिविडेंड, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में प्रेफरेंस डिविडेंड शो करेगा। और आपने अपने प्रॉफिट से उसको रिड्यूस कर दिया पहले हर साल 3 साल तक 36,000। तो अगर बैलेंस शीट के लायबिलिटी में शो कर रहा है और स्कीम बना है कि भाई आप प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को बोला गया भाई आप अपना डिविडेंड माफ कर दो, मतलब एक तो हम उसका प्रेफरेंस को रिड्यूस कर देते हैं, जैसे हमने एग्जांपल दिया था 100 से 75 कर दिया, और प्लस उसको बोलेंगे पिछला 3 साल से तुम्हारा डिविडेंड जो बाकी है राइट ऑफ कर दो, खत्म। तो प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स ने कहा भाई ठीक है चलो खत्म। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में अगर शो कर रहा है तो इस अकाउंट को हमको क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज कैसे करेंगे? एरियर प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। ठीक है, और अगर बैलेंस शीट के लायबिलिटी में शो नहीं कर रहा है, इंफॉर्मेशन में दिया स्कीम में कि 3 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर है और अब प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स ने कहा राइट ऑफ कर दीजिए, बट कंपनी ने ये एंट्री पास पिछले 3 साल से किया ही नहीं, इसीलिए बैलेंस शीट के लायबिलिटी में प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर शो नहीं करेगा। मतलब कंपनी लायबिलिटी मान ही नहीं रही थी, बोली थी मेरा नुकसान चल रहा है क्या हम दे, छोड़ो एंट्री नहीं पास करेंगे, हमको पैसा देना ही नहीं है मिट्टी के पास। और 3 साल के बाद स्कीम आ गया कि प्रेफरेंस होल्डर्स ने कहा छोड़ो माफ कर देंगे,
तो अब आप बोलोगे नो एंट्री रिक्वायर्ड। क्योंकि आपने कंपनी ने उसको अपना एरियर माना ही नहीं था, और अब प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स बोलते हैं कि हम नहीं लेंगे, तो हम एंट्री पास करने का हमको जरूरत नहीं। भैया वापस से बोलेंगे एंट्री पास करेंगे एडजस्ट करने के लिए। जब आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटी में एरियर प्रेफरेंस डिविडेंड जस्ट लाइक क्रेडिटर्स प्रपोज डिविडेंड, तो वैसे वहां पर ही एरियर प्रेफरेंस डिविडेंड भी दिखाएगा। तो अभी अभी हमने कहा था कि कोई भी लायबिलिटी को रिड्यूस करेंगे तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल एडिशन, यहां भी हमने वही किया। अगर लायबिलिटी में है तो, अगर लायबिलिटी में नहीं है और राइट ऑफ करना है तो कोई नहीं, दो कंडीशन आएगा। तो देखिए आपके यहाँ भी अकाउंटिंग एंट्री में वैसे ही दिया हुआ। फॉर कैंसिलेशन ऑफ एरियर डिविडेंड नॉट अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, नो एंट्री, बैलेंस शीट में नहीं है तो कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। और फॉर वेवर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड नॉट अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, बात एक ही है, बैलेंस शीट में अपीयर नहीं है तो वेव करना, वेव मतलब खत्म कर देना है, राइट ऑफ करना, तो भी कोई एंट्री पास नहीं होगा। लेकिन अगर बैलेंस शीट के लायबिलिटी में है और वेव कर देना है तो इसका मतलब है कि पूरा का पूरा एरियर प्रेफरेंस डिविडेंड ट्रांसफर टू कैपिटल, तो उसका एंट्री हमने डिवेंचर्स के ऊपर आपको हमने एंट्री बता ही दिया है, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू कैपिटल एडिशन, और इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर और बाय पेमेंट ऑफ कैश, ये तो खैर छोड़ दीजिए। हाँ, डिवेंचर का इंटरेस्ट भी तो एरियर हो सकता है ना, जैसे प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिला, हम पिछले 2-3-4 साल से इंटरेस्ट नहीं दे रहे, उसको भी वेव करना है, तो ये एंट्री होगा डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। मतलब लायबिलिटी साइड में डिवेंचर इंटरेस्ट दिखाते हैं ना, आउटस्टैंडिंग डिवेंचर इंटरेस्ट, अब उसको वेव कर देंगे तो लायबिलिटी को क्या करेंगे, डेबिट, क्रेडिट किसको करेंगे, कैपिटल एडिशन। ये तो सिंपल हुआ। यूटिलाइजेशन ऑफ बैलेंस ऑफ एनी रिजर्व एंड प्रीमियम, हमने कहा था ना रिजर्व एंड सरप्लस में अगर कोई भी बैलेंस रहा होगा, जैसे जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस, प्रीमियम भी दिया जा सकता है, उन सबको हम किस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। तो उसका एंट्री क्या होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये एंट्री तो आपने पहले लिखा ही है, सिर्फ प्रीमियम नहीं लिखा, प्रीमियम लिख सकते हो आप। हाँ, रिजर्व अकाउंट डेबिट किए, प्रीमियम अकाउंट डेबिट कर दीजिए, बात एक ही है। हाँ, और एक है एक्सपेंसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, एक्सपेंसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, ये अलग से लिख सकते हैं। मतलब जो रिकंस्ट्रक्शन स्कीम बन रहा है, उन लोग को पैसा देना है, इन सब में खर्चा तो लगता है ना, किसी अथॉरिटी को अपॉइंट करेंगे, भाई ये सब काम कर दो, नोटिंग कर लो, तो उसको तो पैसा देना पड़ेगा ना, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन या रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस। तो इसका क्या एंट्री पास हो जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्रेडिट हुआ मतलब पैसा जा रहा है, और एक्सपेंसेस है पहले से था नहीं है, ये तो ड्यू टू रिडक्शन के कारण हुआ, इसलिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। ये हमने बता ही दिया, कैपिटल रिडक्शन टू पीएल अकाउंट टू गुडविल, पेटेंट, प्रिलिमिनरी अंडरराइटिंग रिजर्व, ये सब वही है जो हमने पार्ट पार्ट करके बताया। गुडविल राइट ऑफ एंट्री बताया, रिजर्व का बताया,
वो सब एक साथ ही है। मतलब फिक्टिशियस एसेट जो भी दिया रहेगा एसेट्स में, उन सबको कैपिटल रिडक्शन टू फिक्टिशियस। अब उसमें ये सब भी आ सकता है, गुडविल भी, पेटेंट भी, प्रिलिमिनरी अंडरराइटिंग कमीशन, ये सब आ सकते हैं। बस ये हमारा रिडक्शन स्कीम का अकाउंटिंग एंट्री होता है। आज आप लोगों को हमने अकाउंटिंग एंट्रीज बता दिया है। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास उसके ऊपर हम लोग इसको बंद कर देते हैं।